गुड मॉर्निंग क्लास। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू सैंपल टेस्ट। इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद हमने एस्टिमेशन चैप्टर किया था काफ़ी डिटेल में, एंड लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर वन सैंपल टेस्ट। उसमें हमने सिर्फ एक सैंपल लिया था। उस एक सैंपल के बेस पे हमने पॉपुलेशन के पैरामीटर को चेक करने की कोशिश की थी कि क्या ये हमने जो हाइपोथेसिस ली है क्या वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। आज के टॉपिक में हम दो सैंपल्स को लेके चलेंगे। किस तरह इन दो सैंपल्स को हमने स्टडी करना है डिटेल में हम उसकी बात करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, काफ़ी नई नई बातें इसमें सीखने को मिलेगी। डिटेल में हम हर फार्मूले को डिटेल में देखेंगे, स्टडी करेंगे उस फार्मूले को कि कैसे ये कंसेप्ट आया, कहाँ से आया, और नेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से और एमकॉम और एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं एक अच्छी बुक में से कुछ अच्छा पढ़ने के लिए तो उनके लिए ये लेक्चर बनाया गया है। और काफ़ी डिटेल में मैं इसको स्टडी करूँगा, लगभग ये 2 घंटे का लेक्चर होगा और एक एक बात हम इसमें सीखेंगे। थ्रूली मैं हर बात को डिटेल में डिस्कस करूँगा। और बुक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि बुक कौन सी रेफ़र कर रहे हैं हम नेट के पर्पज़ के लिए, या अच्छी एक बुक जो स्टैटिस्टिक्स की है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट बाय लेविन एंड रूबिन। ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में या अमेज़ॉन से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 8th एडिशन हम इसका पढ़ रहे हैं और पियर्सन पब्लिकेशन है। बहुत ही अच्छी बुक है। जो भी स्टूडेंट्स एडवांस टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको ये बुक रेफ़र की जा रही है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल कि दो सैंपल जब होंगे हमारे पास तो उनको कैसे हमने स्टडी करने। सबसे पहले जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे डिफरेंसेस चेक करने के लिए मीन या प्रोपोर्शंस के लिए, तो प्रोपोर्शन का टॉपिक भी आएगा लास्ट में। और अभी स्टार्टिंग में हम दो सैंपल के बीच में जो डिफरेंसेस है वो मीन का डिफरेंस चेक करेंगे। उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाएंगे और फिर हम प्रोपोर्शन के लिए लगाएंगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको डिसीजन लेने होते हैं तो उस टाइम लोगों को ये पता करना होता है कि जो दो पॉपुलेशन के पैरामीटर हैं वो एक जैसे हैं या नहीं है। कैसे? बहुत बार मैनेजर्स को, लोगों को, डिसीजन मेकर्स को जब भी आपने डिसीजन लेना होता है तो आपको ये डिटरमाइन करना होता है, ये निश्चित करना होता है कि दो पॉपुलेशन है आपके पास, क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इनके पैरामीटर्स को आप चेक करते हैं तो उस केस में आप 2 सैंपल टेस्ट लगाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी हम। मान लो एक कंपनी जो है, ये दोबारा लिखा गया है इसको कंसीडर मत करना, सॉरी। एक कंपनी जो है वो ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या इसके फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कम सैलरी मिल रही है इन कंपैरिजन टू मेल एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के अंदर जितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं और जितने फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं इनमें से क्या फीमेल एम्प्लॉय को कम सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, दो पॉपुलेशन है हमारे पास, दो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे। तो हमने उनका मीन चेक करना है कि क्या इनका जो मीन आया है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो सारी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, बट इसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक सैंपल यहाँ से ले लेंगे और एक सैंपल फीमेल से ले लेंगे। इनकी जो वैल्यू आएगी फिर हम उनको कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के जो हमने अजम्पशन लेके चली थी उसके साथ, और बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा जो आपने पीछे के चैप्टरों में आप जो सीख चुके हैं, बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगी। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरी जो बनाई हुई वीडियोस हैं या जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, एस्टिमेशन का और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो वन सैंपल टेस्ट है उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और आप इसको सीख पाएँ। तो हमने यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ और मेल एम्प्लॉयज़, हमारे पास दो पॉपुलेशन है अलग अलग, इनको हमने स्टडी करना है और देखना है कि क्या इनकी जो सैलरी है वो कम है या ज़्यादा है। अब इस सिचुएशन में हम लोग जो है इनकी वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि फीमेल को कितना मिल रहा है और मेल को कितना मिल रहा है। एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन द
डिफरेंस, हमें तो डिफरेंस पता करना है कि कितना है, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हमें वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यूज इनकी जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वैल्यूज, और या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ दीज पैरामीटर्स आर डिफर, ये कैसे डिफरेंट हैं, उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। जब भी आपने दो पॉपुलेशन सैंपल लेने हैं, दो पॉपुलेशन में से दो सैंपल लेकर के आप उनको स्टडी कर रहे हैं, तो इससे पीछे के चैप्टर में हमने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही क्लियरली बोल रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से। फिर भी मैं 2 मिनट के लिए आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ क्या होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि आपके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, उसकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हमने पॉपुलेशन मान लिया, इतनी भी आइटम्स हैं। इस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए आपने इसमें से एक सैंपल लिया है। उस सैंपल जो आपने लिया है, मान लो वो 30 का सैंपल है, एक सैंपल है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि ये जो आपने सैंपल लिया है, इस तरह के मान लो अगर आप कुछ और सैंपल ले लो, 30 का ही अगर मैं हर बार सैंपल ले लूँ कुछ और, तो ये जितने मैंने सैंपल लिए हैं इन सब का जो मीन होगा वो हर बार अलग आएगा। इन सब का मीन जो है वो हर बार अलग आएगा। तो इन सब के मीन का अगर मैं एक, जो मेरे सैंपल मीन है, इन सब के मीन का अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ कहता है, क्या कहता है ये ग्राफ, कि आपने ये जो सैंपल मीन का मीन निकाला है, ये जो सैंपल मीन का मीन आया है, ये पॉपुलेशन के मीन के बराबर मिलेगा आपको। इट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। एंड व्हाट अबाउट, तो हमने क्या सीखा कि सैंपल के मीन का जो मीन होगा, सैंपल मीन्स का जो मीन आएगा वो इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन के। तो सैंपल मीन्स के जो मीन आया है उसको हम बोलेंगे म्यू सब एक्स बार। तो पॉपुलेशन का जो मीन है दैट विल बी इक्वल टू सैंपल मीन। बट व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो उसके बराबर होगा? ये जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है, सैंपल्स के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इसके बराबर नहीं होगा। वो कैसे बराबर होगा? जब आप इसको अंडर रूट n कर देंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से निकल करके आती हैं, और इनके बेस पे आगे हम फिर इसको z वैल्यू में कन्वर्ट करके पता लगा सकते हैं कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वैल्यू दूर है एक टेस्ट लगाने के लिए। तो ये सब बातें हम पिछले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, वो आपको डिटेल में स्टडी करना है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाना है वो दो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए बनाना है, फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन पैरामीटर। एक पॉपुलेशन के लिए तो हमने सीख लिया, अब हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। दो पॉपुलेशन पैरामीटर अगर मेरे पास हों तब उनका डिफरेंस कैसे निकालना है, उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा। नाउ वी विश टू स्टडी टू पॉपुलेशंस। अब हमारे पास क्या है, दो पॉपुलेशन है, नॉट जस्ट वन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होगा वो हमें कौन सा चाहिए अब की बार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स। हमें एक अकेले सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो दो सैंपल के अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, दो पॉपुलेशन के अंदर जो हमने सैंपल्स लिए हैं उन सैंपल मीन्स का जो डिफरेंस है उसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच इज रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। ये भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको सुनिए। वीडियो अगर समझ में नहीं आए इसको पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए। इसीलिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप आराम से इसको बार बार जैसे भी आपका मन करे तेज कीजिए, स्लो कीजिए। तो एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन कैसे निकलेगा। अब आपने फिगर देखना है, एक मेरे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नंबर 1,
और उसका मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मेरे पास एक पहली पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नंबर 1। अब मुझे दो पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो दूसरी पॉपुलेशन भी मेरे पास यहाँ पे है, ये पहली पॉपुलेशन और ये दूसरी पॉपुलेशन। इसका एक मीन है, इसको बोलते हैं μ1 और इसका है μ2। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो μ1 पहले का मीन हो गया, μ2 दूसरे का मीन हो गया पॉपुलेशन का, और सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया पॉपुलेशन का, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉपुलेशन है मेरे पास। अब इनमें से मैंने क्या करना है, सैंपल लेना है। इन दोनों का अपना अपना मीन है, अपना अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन दोनों के नीचे मैंने जो पिछले चैप्टर में हमने किया था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि इस पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल लिया है, और इसी तरह के अगर मैं और सैंपल्स ले लूँ तो जितने भी मैंने सैंपल्स लिए हैं उन सब का अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं तो मेरे पास क्या निकल करके आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आएगा। दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन 1। ये इस पॉपुलेशन के अंदर से मैंने कुछ सैंपल्स लिए, उन सब सैंपल्स का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जो कि इस तरह से बनेगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन 1 मीन। पहली पॉपुलेशन जो है, ये मेरी पहली पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने एक सैंपल लिया मान लो 30 का, और अगर मैं इसी तरह के कुछ सैंपल्स और ले लूँ तो उन सब के मीन का अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लूँ तो ये मेरा आ जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x1। अब इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। तो इसको मैं बोलूँगा सिग्मा x बार 1, और इसका जो मीन होगा दैट विल बी नोन एज म्यू सब x बार इज इक्वल टू μ1। इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी पॉपुलेशन में से कोई सैंपल निकालते हो, उसका जो मीन निकल करके आता है दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ये सारी बातें बेटा आपको पिछला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी क्लियर होगी। इसी तरह मैंने ये पॉपुलेशन नंबर 2 जो है, दूसरा जो मेरी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ सैंपल्स लिए सेम साइज के, उन सब सैंपल्स का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उन सब के मीन का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। उसका जो मीन निकल करके आएगा दैट विल बी म्यू सब x बार 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो ये इसके बराबर होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। इसका भी एक स्टैंडर्ड एरर होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। नाउ इन दोनों की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिल गए हैं। मेरी पॉपुलेशन 1 का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आ जाएगा, पॉपुलेशन 2 का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आ जाएगा। ये मेरे दो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गए हैं अपनी अपनी पॉपुलेशन से। अब बिल्कुल जो मुझे इंटरेस्ट है वो इन पॉपुलेशंस के अंदर नहीं है, ना इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कोई इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है कि दो जो मैंने सैंपल लिए हैं, इस पॉपुलेशन 1 में से एक सैंपल लिया, इस पॉपुलेशन 2 में से एक सैंपल लिया, तो जो मैं डिफरेंसेस आएंगे इन दोनों सैंपल्स के अंदर, उनका मुझे एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो मुझे इंडिविजुअल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये जो इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया गया है और दूसरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया गया है, इन दो सैंपल के अंदर जो डिफरेंसेस होंगे उनका मुझे क्या बनाना है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा समझो आप, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, स्क्रीन मुझे नहीं लेने दो। आपके पास एक पॉपुलेशन है, ये मेल एम्प्लॉयज़ की पॉपुलेशन है और ये फीमेल एम्प्लॉयज़ की पॉपुलेशन है जो कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हजारों लोग हैं। इन दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करने के लिए मैंने मेल के अंदर से एक सैंपल उठाया, इधर फीमेल से उठाया। तो अगर मैं इस तरह का जो मैंने सैंपल उठाया है 30-30 के साइज़ का, अगर मैं इस तरह के सैंपल काफ़ी उठा लूँ मेल वाली पॉपुलेशन में से, सेम साइज़ के पॉपुलेशन, सेम साइज़ के सैंपल मुझे उठाने हैं। इधर से मैंने फीमेल की तरफ से कुछ सैंपल उठा लिए 30-30 के साइज़ के मान लो। तो ये जो सारे सैंपल्स होंगे, तो ये जो पहला सैंपल मैंने उठाया
इसकी वैल्यू में और इधर मेल के जो सैंपल मैंने उठाया है इनकी वैल्यू के अंदर जो क्या डिफरेंस आएगा उसको मुझे नोट करना है। तो पहले मैंने जो सैंपल लिया उसकी वैल्यू मान लो, मेल की एम्प्लॉई की जो वैल्यू आई है वो मान लो 50,000 पर मंथ आ गई। इधर फीमेल की जो वैल्यू आई है कि वो मंथली कितना कमा रहे हैं वो आ गई 45,000 रुपये। तो कितना डिफरेंस आया? 5,000 रुपये। दूसरा मैंने सैंपल लिया, इसमें मैंने देखा कि इसकी आई है 45,000 रुपये, इसकी आई है 48,000 रुपीज़। तो कितना डिफरेंस आ गया? माइनस का 3,000 रुपये। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हर सैंपल में से डिफरेंसेस तो आने ही आने हैं, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग होते हैं, हर बार आइटम अलग अलग आ रही हैं। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं अगर मैं इनका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं तो उसका जो मीन आएगा उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स। क्या किया मैंने? दो पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, इनके अंदर से सैंपल लिया। तो हर बार जो मेरा सैंपल होगा, मुझे अब पॉपुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सैंपल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है इनके डिफरेंसेस में, क्योंकि मुझे तो ये देखना है कि फ़र्क कितना है। तो इन दोनों सैंपल्स को जो मैंने लिया है, तो इसी तरह के मैं और अगर सैंपल लूँगा तो इन सैंपल्स के अंदर जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंसेस आएंगे उसका मैं एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। उसका जब मैं एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो दैट विल बी नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल मीन्स। इसको पढ़ के देखो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल मीन, कि सैंपल मीन्स के अंदर जो डिफरेंस है उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा दैट विल बी नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल मीन्स। ये चाहिए मेरे को। अब इसी से ही मैं आगे सारी कार्रवाई अपनी स्टार्ट करूंगा। तो अब दोबारा उस चीज़ पे आते हैं और देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो पॉपुलेशन है, दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन है, इनका अपना अपना एक मीन है, इनका अपना अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैंने क्या किया, इस पहली पॉपुलेशन में से सैंपल लेकर के उनका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ये। तो अब इसका जो मीन आएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। इसी तरह दूसरी पॉपुलेशन जो मैंने ली उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने निकाला, वो उसकी वैल्यू जो होगी वो दूसरे की पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगी। इनका भी एक स्टैंडर्ड एरर होगा। अब मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ सैंपल मीन्स के डिफरेंसेस में। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सैंपल मीन्स के डिफरेंसेस का एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल मीन। मुझे इन दोनों सैंपलों के बीच के वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है उसका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और उसका जो मीन आएगा दैट विल बी नोन एज म्यू सब एक्स बार माइनस x2। इसको हम बोलेंगे म्यू सब एक्स बार माइनस x2। एक्स बार 1 और एक्स बार 2 क्या है? सैंपल मीन 1 और सैंपल मीन 2। ये पहला सैंपल मीन था और ये दूसरा सैंपल मीन था। तो मैंने सैंपल मीन के डिफरेंसेस का क्या बना दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। उसको मैं क्या बोलूँगा, म्यू सब एक्स बार माइनस एक्स बार 2। और इसका जो स्टैंडर्ड एरर होगा इन डिफरेंसेस का वो क्या होगा, सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो पॉपुलेशन है, इन दोनों में से मैंने सैंपल्स लिए, सैंपल जो मैंने लिया उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है सैंपल्स के अंदर जो डिफरेंसेस है उसमें। उन डिफरेंसेस का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसको मैं बोलूँगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। वो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, उसका एक मीन होगा, मीन विल बी इक्वल टू म्यू एक्स बार 1। ये दोनों नीचे हैं, ये म्यू के नीचे है, और इसका एक स्टैंडर्ड एरर होगा म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। तो हमने देखा कि टॉप ऑफ द फिगर दो पॉपुलेशन थी हमारे पास, हमने देख ली। इन दोनों का मीन है म्यू 1 और म्यू 2, और इन दोनों का एक स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब हमने
इन दोनों पॉपुलेशन के नीचे दो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे दोनों के सैंपल मीन को लेते हुए, और सबसे नीचे हमने एक जो डिफरेंसेस है सैंपल मीन के अंदर उसका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। दोबारा फिर वही राम कहानी, दो पॉपुलेशन है, इन दोनों का स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, और लास्ट में फिर इसने क्या कहा, वही सेम कहानी जो मैंने बताई है वो अब रिटर्न में बता रहा हूँ मैं आपको। इन दोनों पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 में से हम क्या करेंगे, रैंडम सैंपल्स लेंगे। जब हम दोनों सैंपल्स को माइनस करेंगे, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालने हैं सैंपल मीन के अंदर। जब हम दो सैंपल मीन के अंदर डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पहले का सैंपल मीन माइनस दूसरे का सैंपल मीन। कुछ एक आइटम इसमें पॉजिटिव होंगी, कुछ एक आइटम इसमें नेगेटिव्स आएंगी। अगर x1 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, x2 अगर बड़ा है तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर मैं सारे पॉसिबल जो सैंपल डिफरेंसेस हैं उन सब का अगर मैं एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लूँ तो उसको क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, जो मैंने सबसे लास्ट में आपको दिखाया है। ये दो पॉपुलेशन ली, इन दोनों का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया सैंपल्स लेते हुए, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसका मैं क्या बना दूंगा, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। सो इसको मैं कैसे बोलूँगा कि जो मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन है उसका मीन कैसे निकलेगा, दैट विल बी नोन एज म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, और ये किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन का जो दोनों का मीन है उसके बराबर होगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो सैंपल के मीन के इक्वल आएगा। तो इसी तरह दो पॉपुलेशन जो है इनका जो डिफरेंस होगा मीन में वो इक्वल आएगा पॉपुलेशन से जो मैंने सैंपल निकाला है उन सैंपल मीन का जो डिफरेंस होगा उसके। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने जो पॉपुलेशन ली थी दो, उनका जो डिफरेंस है वो कैसे दिखाई देगा, म्यू एक्स बार 1 माइनस म्यू एक्स बार 2। ये पहली पॉपुलेशन का मीन है, ये दूसरी पॉपुलेशन का मीन है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब मैंने सैंपल लेकर के जो डिफरेंस निकाले सैंपल्स के अंदर, उनका जो मीन आएगा वो क्या आएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मैंने निकाला था वो होगा म्यू सब एक्स बार माइनस x2। तो ये इसके इक्वल होगा, यही तो ये कह रहा है। यही तो हमने वन सैंपल टेस्ट में किया था कि आपने एक पॉपुलेशन ली, उसका एक मीन है म्यू, फिर आपने कुछ सैंपल लिए, उन सैंपल का आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो उसका जो मीन आता है म्यू सब एक्स बार दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो यही तो ये बात कह रहा है कि जो आपने पॉपुलेशन के अंदर जो दो पॉपुलेशन जो आपने ली हैं दो, उनका जो डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस है वो देखने के लिए आपको ये पॉपुलेशन का जो डिफरेंस बिटवीन मीन है उसके लिए आपने सैंपल लिए दो, इन सैंपल के अंदर जो डिफरेंस है उसको मापने के लिए आपने डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। तो इसका जो मीन आएगा उसको हम बोलेंगे म्यू सब एक्स बार माइनस x2, और इसका जो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे म्यू एक्स बार 1 माइनस म्यू एक्स बार 2। ये पहली पॉपुलेशन का मीन, ये दूसरी पॉपुलेशन का मीन, तो ये इक्वल होगा आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आया है उसके। तो ये आपको पिछला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, तो फिर आपका ये जो म्यू सब एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 जो आया है वो 0 आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये शुरू से मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन 1 का जो मीन है और पॉपुलेशन 2 का जो मीन है वो इक्वल है, शुरू में हम यही असम्पशन लेके चलेंगे कि दो पॉपुलेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 तो 0 आएगा। तो अगर म्यू 1 माइनस म्यू 2 0 है, तो ये जो आपका हमने यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो इक्वेशन ली थी कि पहली पॉपुलेशन का मीन माइनस दूसरी पॉपुलेशन का मीन, ये भी 0 हो जाएगा। यही तो ये कह रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने डिस्कस की। आगे हम डिस्कस करेंगे
कि जो सैम्पल मीन्स के अंदर जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन, अगर मैं इसका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लूँ और उसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। उसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। और ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने का फार्मूला पीछे के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब सिंगल मीन मेरे पास होता है, एक बार आप सिंगल देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता था, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। अब जब आपके पास दो पॉपुलेशन पैरामीटर हैं तो उनका जो सैंपल डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, इसका स्टैंडर्ड एरर ये माना जाएगा। और इसको करने के लिए हमें दो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और दो हमारे पास n है, तो इसके हिसाब से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला होगा सिग्मा सब x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू पहली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका वेरिएंस, दूसरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ना होकर के वेरिएंस, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइड बाय n1 और n2। कैसे, अंडर रूट पहली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड, पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस प्लस दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस n1 और n2। अब यहाँ तो ये वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर है, तो ये तो इससे वैसे कट जाएगा, तो ये तो n ही रह जाएगा ना, तो n1 n2 नीचे पड़े रहेंगे, उनका अंडर रूट हो जाएगा। तो पीछे जो हमने किया था फार्मूला वो ये था, एक पॉपुलेशन का अगर हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर निकालना हो तो ये फार्मूला था। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ यूँ करके सारे को अंडर रूट n में ले लिया, तो यहाँ हमने ये बना दिया इसको। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, पहली पॉपुलेशन जो है उसका वेरिएंस, दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस और n1 और n2 नीचे ले लेंगे। तो ये इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर निकालने का। अब आगे हम जो कर रहे हैं वो ये है कि अगर दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता ना हो तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स जो हमने लेके चले हैं वो एस्टिमेटेड लगा लेंगे हम, सैंपल से जो निकल करके आएगा उसी को हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, पिछले चैप्टर में हमने किया था कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है तो जो सैंपल साइज का, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी को ही हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं। तो इसको हम ऊपर, इसके ऊपर हैट लगा देते हैं। तो हैट का मतलब होता है कि जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन माना गया है। अब ये कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा अगर दो पॉपुलेशन सैंपल मीन के बीच डिफरेंस निकालना हो, तो वो सेम फार्मूला ही है, उसके ऊपर सिर्फ हैट लगा दिया है हमने यहाँ, बाकी सारा फार्मूला सेम है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से हमने लार्ज सैंपल साइज अगर दो हमें मिल जाएं, उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन लार्ज सैंपल साइज, सैंपल साइज हमारा 30 से ज़्यादा होगा, तो दो सैंपल साइज के अंदर डिफरेंस कैसे निकालने हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, इसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि एक स्टैटिस्टिशियन है जो ये देखना चाहता है कि दो सिटीज़ के अंदर जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जो हर घंटे वेजेस मिलती है, मजदूरी मिलती है, उनमें डिफरेंस है या नहीं। दो सिटी हैं, मान लो एक सिटी है आपकी हिसार और एक सिटी है आपकी सिरसा, ये दो हरियाणा की सिटीज़ हैं। इनके अंदर जो मज़दूर हैं, जो लेबर है, वर्कर है, सेम तरह के वर्कर अगर काम कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उनको जो आवरली वेजेस मिल रही है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, दो पॉपुलेशन है हमारे पास, इनको हमने स्टडी करना है। तो इसके लिए हम 2 सैंपल टेस्ट लगाएंगे। रिजल्ट निकल करके आया है सर्वे का, हमने क्या किया, हिसार में से 200 लोगों को सैंपल लिया और सिरसा में से 175 का सैंपल लिया। तो इन दोनों की जो आवरली वेजेस निकल करके आई है वो कितनी आई, मीन आवरली वेजेस एवरेज जो है $8.95 और सिरसा वालों की निकल करके आई 9.10। तो डिफरेंस तो है कि हिसार वाले जो है
वो 1 घंटे का 8.95 कमा रहे हैं। सिरसा वाले जो हैं वो 1 घंटे का एवरेजली 9.10 कमा रहे हैं। अब थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हमें बताना है कि क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या वैसे ही डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हम कभी भी सीधा नहीं बता सकते, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का टूल लगाना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम अब इंटरेस्टेड जो हैं वो हैं डिफरेंसेस में। वी आर इंटरेस्टेड इन द डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस का हम एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन और स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, आगे जाकर के जेड वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखेंगे कंपनी जो है कितने परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहती है। हाइपोथेसिस क्या ली है यहाँ पे कंपनी ने यहाँ अजम्पशन या हाइपोथेसिस क्या ली है कि ये जो 2 सिटीज़ हैं हिसार और सिरसा, इनके अंदर जो वेजेस है, मजदूरों की जो वेजेस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है मतलब दे आर इक्वल, सॉरी फॉर दैट, कि दोनों की वेजेस जो है वो इक्वल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। इसको अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? दैट नल हाइपोथेसिस इज दैट पहली पॉपुलेशन का मीन और दूसरी पॉपुलेशन का मीन इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि ये इक्वल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। μ1 इज इक्वल टू μ2, μ2 इज नॉट इक्वल टू μ1, ये होगी अल्टरनेटिव, ऊपर वाली होगी नल। अब अल्फ़ा कितना है मेरा? 0.05%। तो 0.05 का मतलब है कि मैं जो है ग्राफ बनाऊंगा इसको अपेंडिक्स टेबल 1 में, यहाँ पे 2.5% एरिया हो गया, यहाँ भी मेरा 2.5 हो गया, क्योंकि मेरा सिग्निफिकेंस लेवल यही है। 5% में श्योर नहीं हूँ, तो 5% में 2.5% इधर और 2.5 इधर। ये जो मेरा एरिया हुआ टोटल, ये हो गया 95%। तो इधर अगर मैं देखूंगा तो 47.5, इधर भी 47.5। इस 40.7 को जब मैं टेबल 1 में देखूंगा अपेंडिक्स में, तो ये निकल करके आएगी 1.9 स्टैंडर्ड एरर। तो मैं 1.96 स्टैंडर्ड एरर तक फ्लेक्सिबल रहूँगा। ये जो मेरी वैल्यू आई है पॉपुलेशन की, उसके साथ मैं इसको एडजस्ट करूँगा, क्योंकि कंपनी इंटरेस्टेड है कि मीन्स इक्वल है या नहीं है। तो ये 2 टेल टेस्ट हो गया। कंपनी को कम या ज़्यादा में दोनों तरफ से कोई पता नहीं है, तो ये 2 टेल टेस्ट है। सिग्निफिकेंस लेवल जो है आपका 0.05 जो है, इसका मतलब कि दोनों तरफ जो है 0.025 रहेगा एरिया। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। पिछले चैप्टर में भी हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों देख रहे हैं हम इसको। तो यहाँ ये 2.25 एरिया आपका रिजेक्शन एरिया रहेगा। ये जो एरिया आपका अंदर का एरिया है, इसके साथ साथ ये आपका एक्सेप्टेड एरिया रहेगा। इसमें अगर वैल्यू आ गई तो एक्सेप्ट करेंगे, बाहर आ गई तो हम रिजेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर बाहर आएगी तो रिजेक्ट करेंगे। इस 47.5 को जब मैं टेबल 1 में देखूंगा तो ये 1.96 आएगी। तो जेड वैल्यू क्रिटिकल कितनी आ गई हमारी? 1.96। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर खुद एक जेड वैल्यू निकालूंगा, उसको कंपेयर करूंगा मेरी क्रिटिकल वैल्यू के साथ, वो देखेंगे कहाँ आएगी। तो ये मैंने अपेंडिक्स टेबल 1 में देखा, 0.75 एरिया जो है 1.96 आता है। आगे मैं इसको डील करूँगा। तो 0.475 मैंने यहाँ देखा, ये रहा। इसको जब मैं देखा मैंने सामने कि ये कहाँ आ रहा है, ये 1.96 जेड और इधर 1.96 पे। तो 1.9 इधर से ले लिया मैंने, प्लस ये 0.06 यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया 1.96। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दोनों पॉपुलेशन के पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसी को ही मान लेंगे। तो हमारा सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 था, वो हमने क्या मान लिया? पॉपुलेशन का। इसी तरह सैंपल 2 का जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 0.60 था, उसको हमने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया। अब एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा एस्टिमेटेड? ये एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है,
पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस, दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस n1 और n2। तो 0.40 का स्क्वायर, 0.60 का स्क्वायर, 200 और 175 n था, तो ये हमारा कितना आ गया 0.053। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कितना आ गया 0.053। अब मुझे क्या निकालना है, नाउ वी विल बी स्टैंडर्डाइज द डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन्स। मैं स्टैंडर्डाइज करूंगा इनके डिफरेंसेस को। डिफरेंस निकालने का, स्टैंडर्डाइज करने का क्या फार्मूला है, जेड कैसे निकलेगा। अगर आपको याद हो, जब हम सिंगल सैंपल लेके चलते थे, सिंगल सैंपल जब हमने टेस्ट लगाया था तो उसमें जेड कैसे निकलता था, मीन माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब यहाँ पे दो सैंपल हैं तो x1 की जगह x1 माइनस x2 सैंपल का मीन आ जाएगा, और यहाँ पे म्यू की जगह पॉपुलेशन के जो मीन है वो आ जाएंगे, और नीचे जो आपका है वो स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो। अब आप ये देखिए कि ये कैसे आया, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ जेड कैसे निकलेगा। कि जो मेरे सैंपल के अंदर जो डिफरेंस है x1 माइनस x2, ये मेरा सैंपल का जो डिफरेंस है उसको मैं माइनस करके देख रहा हूँ पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है μ1 माइनस μ2। ये हाइपोथेसाइज्ड है इसलिए 0 आ जाएगा, आगे h0 आ जाएगा। और दो पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से इनका स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। तो इस तरह से ये आपका जेड निकलेगा कि आपकी जो सैंपल के जो डिफरेंस आए हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन के डिफरेंस के साथ, कि वो कितने स्टैंडर्ड एरर दूर हैं पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है उससे। यहाँ पे जेड वैल्यू क्या शो कर रहा है कि आपके सैंपल का जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन के जो डिफरेंस से, जो पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस है उनसे कितनी दूर है, किस पॉइंट से, स्टैंडर्ड एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि आपके सैंपल का जो डिफरेंस आया है, दो सैंपल्स का जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किस में शो होगा, मीन में। वो कितनी दूर है पॉपुलेशन के मीन से, उनके अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन, किस रेशो में, स्टैंडर्ड रेशो के, स्टैंडर्ड एरर की फॉर्म में, कि स्टैंडर्ड एरर कितनी दूर है आपकी इस पूरे डाटा का। तो ये हमने देखा कि पॉपुलेशन जो थी हमारी, उसके जो दो सैंपल थे उनका जो मीन था वो ये था 8.95 और 9.10। और ये जो वैल्यू आई है ये हमेशा 0 आएगी, क्योंकि हम क्या मान के चले थे कि μ1 इज इक्वल टू μ2। स्टार्टिंग में हमने ये जम्पशन ली थी कि हमारी पहली पॉपुलेशन जो है उसका जो मीन है वो इक्वल है दूसरी पॉपुलेशन के, तो ये जो आएगा हमेशा 0 आएगा। और ये हमारा जो आया था स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, ये इतना आया था। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 2.83 माइनस का। तो इसका मतलब हमने जो दो पॉपुलेशन के सैंपल लिए, इनका जो डिफरेंस आया उसको जब मैंने पॉपुलेशन के डिफरेंस से कंपेयर किया स्टैंडर्ड एरर के बेस पे, तो वो स्टैंडर्ड एरर कितने निकल करके आए 2.83। कि हमारी जो सैंपल की वैल्यू है वो पॉपुलेशन की जो वैल्यू है उससे 2.83 स्टैंडर्ड एरर दूर है। और मैंने ग्राफ के अंदर कितना अलाउ कर रखा था कि मैं 1.96 एरर तक ही अलाउ करूँगा। ये पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, इसका सारे का क्या मतलब है। तो हम क्या लेके चले थे, हमने ये कहा था कि मेरा जो पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, पॉपुलेशन का जो मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने तो ये कहा था। फिर मैंने जो सैंपल लिए इनके अंदर तो डिफरेंस आया था। अब क्या करें, अब आपने कहा कि सर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, कि मेल की सरसा और हिसार के जो एम्प्लॉई हैं, वेजेस जो वेजर हैं, जो लेबर है, उसके जो आवरली वेजेस मिल रही है उनमें कोई डिफरेंस नहीं। मैं तो ये कह रहा था, ये मेरी नल हाइपोथेसिस थी। फिर मैंने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में मैंने देखा कि 8.95 सरसा वालों को मिल रही है, हिसार वालों को, और सरसा वालों को मिल रहा है 9.10। तो अब क्या करें, अब मेरा सैंपल तो कह रहा है कि डिफरेंस है और मेरा हाइपोथेसिस कह रही है कि 0 डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, μ1 इज इक्वल टू μ2।
अब यहाँ पे मैंने जो हाइपोथेसिस ली है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यही मैंने पिछले चैप्टर में कहा था। फ्लेक्सिबल का मतलब आपको कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन तक अलाउ करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ी सी छूट तो दो आप। तो जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने वहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अगर 1000 आइटम्स को मैं सैंपल लेके 1000 बार अगर सैंपल ले लूँ तो मैं 950 टाइम इसको अलाउ कर दूंगा, 50 टाइम्स अलाउ नहीं करूँगा। तो इसी तरह अगर मैं 100 बार सैंपल लूँ तो 95 टाइम्स जो है मैं अलाउ कर दूंगा, 5 टाइम्स मैं अलाउ नहीं करूँगा इस लिमिट से बाहर। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है कि मैं कितने स्टैंडर्ड एरर तक अलाउ कर रहा हूँ, 1.96 तक। तो मैंने 1.96 स्टैंडर्ड एरर जो था मेरा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर, वहाँ तक अलाउ कर दिया। और मेरे सैंपल की वैल्यू जो आई, फिर मैंने उसको पॉपुलेशन के पैरामीटर से जब कंपेयर किया और उसको जब डिवाइड किया स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, वो कितनी निकल करके आई, 2.83। तो मैं कह रहा था कि मैं 1.96 तक अलाउ करूंगा, मेरा डाटा कह रहा है कि 2.83 आ गया ये। तो मैं इस लिमिट से बाहर नहीं जाऊंगा। इस लिमिट से बाहर अगर कोई भी आएगा तो मैं फिर उसको रिजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब माय नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल विद लेबर ऑफ हिसार एंड सिरसा इन मीन आवरली वेज रेट। तो अगर इस रेंज से बाहर आता है तो वो रिजेक्ट होता है। दोबारा फिर मैं आपको ये कंसेप्ट करवा देता हूँ कि हाइपोथेसिस हम कैसे चेक करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक दो पॉपुलेशन थी हमारे पास, हिसार और सिरसा की। इसका भी एक मीन है, इसका भी एक मीन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हिसार का मीन और सिरसा का मीन बराबर है, इनकी वेज रेट में कोई फ़र्क नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये इस लेक्चर का मकसद ही समझाना है बस, और हमें कोई मेरी कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ ये मेरी एक मौज है कि मैं ये करवा रहा हूँ। तो सिरसा की पॉपुलेशन का जो मीन है और हिसार की पॉपुलेशन का जो मीन है वो हम इक्वल मान के चलें। तो मैंने नल हाइपोथेसिस क्या ली, हिसार और सिरसा की पॉपुलेशन मीन जो है वो बराबर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ये बराबर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो दो पॉपुलेशन मैंने ली हैं, ये जो मेरी दो पॉपुलेशन है, इन दो पॉपुलेशन को स्टडी करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें तो लाखों लोग हैं, कंपनी जो है उसमें हज़ारों लोग हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो सैंपल ले लेता हूँ। मैंने दो सैंपल लिए और यहाँ पे मैंने शुरू में कह दिया था कि दोनों पॉपुलेशन बराबर है, दोनों पॉपुलेशन का मीन बराबर मान के चल रहा हूँ। ये मेरी हाइपोथेसिस है, बराबर है नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो मान के चला हूँ नल हाइपोथेसिस। इसीलिए कह रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस और ये समझना है तो पिछला चैप्टर दोबारा सुन लो। नल हाइपोथेसिस कह रही है कि दोनों पॉपुलेशन बराबर हैं। अब मैंने ले लिए दोनों के सैंपल। अब मैंने जो सैंपल लिए, इनका जो डिफरेंस है उसका एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अगर मैं इसी तरह के सैंपल और ले लूँ पॉपुलेशन 1 में से और पॉपुलेशन 2 में से, तो इनके जो डिफरेंसेस होंगे उनका एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। वो इस तरह से बनेगा, वो नॉर्मल आएगा। अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं इनका एक स्टैंडर्ड एरर भी होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, वो होगा x1 माइनस x2 ये। और इसका एक मीन भी होगा, मीन क्या होगा, x1 माइनस x2। अब ये जो मीन आएगा ये बराबर होगा पॉपुलेशन के मीन के अंदर। तो μ1 माइनस μ2 जो होगा वो इसके बराबर आएगा। अब सारी राम कहानी मैंने कर ली, बट तुम एक बात सोचो कि तुमने कहा कि सर u1 इज इक्वल टू u2, μ1 इज इक्वल टू μ2। दोनों पॉपुलेशन हिसार और सिरसा की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, उनकी जो मीन वेज रेट है वो बराबर है। इनको स्टडी करने के लिए हमने सैंपल ले लिए। सैंपल कह रहा है कि जो हिसार वाले हैं उनको 8.95 मिल रहा है हर घंटे का, सिरसा वालों को 9.10 मिल रहा है। अब तो डिफरेंस तो आ गया। आप कह रहे थे हिसार और सिरसा बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है,
आपकी नल हाइपोथेसिस ये थी। इस नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मैंने सैंपल लिया, सैंपल कह रहा है डिफरेंस तो है। अब क्या करें? अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आप कह रहे थे हिसार की जो मीन है वो सरसा के वर्कर के मीन के बराबर है। मैंने एक सैंपल लिया, सैंपल कह रहा है कि हिसार और सिरसा की मीन वेज रेट बराबर नहीं है, इसकी 8.95 है, इसकी 9.10 है। अब हम क्या करें? अब यहाँ पे जो आपने नल हाइपोथेसिस ली है दैट μ1 इज इक्वल टू μ2, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी अपने आप में कि इतने कठोर मत बनो कि ये जब बराबर आए तभी बराबर माने जाएं। आप क्या करो, आप मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो कि मैं कितने स्टैंडर्ड डेविएशन तक मेरी जो मैं मान रहा हूँ उसको अलाउ कर दूंगा। मैं मान रहा हूँ कि μ1 इज इक्वल टू μ2, तो इसमें मुझे कुछ तो स्टैंडर्ड डेविएशन तक आप अलाउ करो कि कितने % आप रिस्क ले सकते हो। तो मैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे रिस्क ले रहा हूँ कि 100 में से 5 बार अगर मेरी आइटम लिमिट से बाहर आएगी तो मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा, अदरवाइज 95 तो मैं कर ही दूंगा। तो अब मैंने क्या किया, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर ग्राफ बना के देखा कि मेरी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है। ये मेरा μ0 है, यहाँ पे 2.5% आ गया, यहाँ पे 2.5 आ गया, ये एरिया 47.5 आ गया। इसको जब टेबल 1 में मैंने देखा तो ये 1.96 स्टैंडर्ड एरर तक मैं अलाउ कर दूंगा, मेरी वैल्यू अगर इसी स्टैंडर्ड एरर तक आई तो। अब ये खुद ही मेरे को आपने कहा है कि सर मैं 1.96 स्टैंडर्ड एरर तक क्रिटिकल वैल्यू आपको दे रहा हूँ, अगर आपने अपने टेस्ट में से आप लगा के देख लो कैसे आती है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने टेस्ट के अंदर जो सैंपल मैंने लिया उसकी जेड वैल्यू निकाल के देखी। जेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मेरा जो सैंपल है उसका जो डिफरेंस है, मेरा जो सैंपल है उसका जो डिफरेंस है दो सैंपलों का, और पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने स्टैंडर्ड एरर दूर है एक ग्राफ के ऊपर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर ग्राफ बनाएं तो सैंपल का जो मीन है, जो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन है, वो पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है उससे कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया 2.83। इसका मतलब मैं कह रहा था, मैंने शुरू में कह दिया कि भाई मैं 1.96 स्टैंडर्ड एरर तक अलाउ कर दूंगा। जो डिफरेंस है दो सैंपल मीन में वो 1.96 स्टैंडर्ड एरर तक अलाउ कर दूंगा, बट आपकी वैल्यू निकल करके आई 2.83। तो मैं इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मतलब कि मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। ये कहूंगा कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि पॉपुलेशन की जो मीन है उन दोनों में डिफरेंस है। तो ये राम कहानी थी लार्ज सैंपल टेस्ट के अंदर, जब भी आप इसको लगाओगे तब। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं सिर्फ। हमें एक तो स्टैंडर्ड एरर चाहिए होता है, स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है हमने जो टेस्ट लगाए हैं उसका। वो स्टैंडर्ड एरर सिंगल के अंदर तो होता है ये, और जब डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन निकालना होता है तो ये फिर आपका इस तरह से बन जाता है। ये स्टैंडर्ड एरर जब आ जाता है फिर हमें देखना होता है कि जेड वैल्यू निकाल लें कि ये कितनी दूर है स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे, कि हमारा जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन के मीन से स्टैंडर्ड एरर के टर्म में कितनी दूर है। और इस जेड को हम फिर क्रिटिकल वैल्यू जो हम 5% या 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देख के चले थे, वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वन टेल टेस्ट की। लार्ज सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होगा, तो वन टेल टेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब हमारे पास दो सैंपल मीन हो। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, इसके अंदर कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो सीखने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा। तो उसको हम अभी देखेंगे कि कैसे हमने वन टेल टेस्ट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वन टेल टेस्ट को
देखेंगे कैसे सॉल्व करना है और इसके जो फार्मूले हैं वो कैसे निकल करके आएंगे, उसको हमने थोड़ा सा स्टडी करना है। बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। मान लीजिए उसी प्रीवियस एग्जाम्पल में जो मैंने लिया था हिसार और सिरसा का, 2 सिटीज़ का, अगर हमें ये टेस्ट करना होता कि हिसार के जो लेबर है उनकी जो वेजेस है वो कम है इन कंपैरिजन टू वेजेस इन द सिरसा सिटी, और यूँ भी बोल सकते हैं कि सिरसा के अंदर जो वेजेस मिल रही हैं दे आर हायर देन द वेजेस इन द हिसार। सो हमारी हाइपोथेसिस क्या होती, वन टेल टेस्ट के हिसाब से नल हाइपोथेसिस विल बी दैट वेजेस आर सेम इन द हिसार एंड सिरसा। तो यहाँ हिसार एंड सिरसा कर देंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि सिरसा के अंदर जो वेजेस मिल रही हैं वो हिसार से कम मिल रही हैं, हिसार में ज़्यादा है। तो U1 जो है आपका सिरसा का है और मीन जो दूसरी पॉपुलेशन है वो आपकी हिसार की है। तो नल हाइपोथेसिस आपकी हो गई है कि दोनों सिटीज़ के अंदर सेम है मीन जो वेजेस मिल रही हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी हो जाएगी कि ये सिरसा में कम है और हिसार में ज़्यादा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये लेस देन और मोर देन का साइन आ गया, लेस देन का साइन आ गया है तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाएगा, वन टेल टेस्ट। तो वन टेल टेस्ट में हमारी ये जो मीन हाइपोथेसिस है, हमारी नल हाइपोथेसिस है कि पहली पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इट विल बी 0। तो ये हमारा वन टेल टेस्ट हो जाएगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, U1 इज इक्वल टू U2। जब मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2 है तो इसमें से अगर जब मैं माइनस करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। सैंपल साइज जब स्मॉल होता है तो थोड़े से टेक्निकल चेंजेस आते हैं हमारे प्रोसीजर में, वो हम देखेंगे। बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा। पहला तो हमें एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि स्मॉल सैंपल साइज जब होता है तो टी टेस्ट लगता है। तो हम जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन मीन, ये स्टैंडर्ड एरर का जो कैलकुलेशन होगा इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। और दूसरा, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए हमने टेबल को स्टडी करना है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी जो है वो एक कंपनी जो है 2 एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2 इन्वेस्टिगेट प्रोग्राम है इनके पास, एजुकेशन प्रोग्राम है। वो अपने मैनेजर्स की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहती है। उनकी सेंसिटिविटी को हम कहते हैं संवेदनशीलता, कि उनके मैनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव रहे अपने कस्टमर्स को लेकर के, अपने कोलीग्स को लेकर के, अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर के। तो 2 एजुकेशन प्रोग्राम है उनको टीच करने का, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए 2 प्रोग्राम है। जो पहला प्रोग्राम है वो ओरिजिनली जो चल रहा है उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं उनके साथ कुछ इनफॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर होंगे कि आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। जो कम्युनिटी है उसका कोई लीडर होगा, वो आपसे सवाल जवाब पूछेगा और वो आपको कुछ ज्ञान देगा, उससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा जो नया प्रोग्राम है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। उसके अंदर क्या होगा, आपकी फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। इसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे और सोशियोलॉजिस्ट होंगे, वो प्रोफेशनल लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ानी है। तो हमारे पास 2 प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे आपसे, कुछ आपको बताया जाएगा। जो लीडर्स होंगे किसी स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटी के, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है। और जो नया प्रोग्राम होगा वो ज़्यादा महंगा है क्योंकि उसके अंदर फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। उसमें आपको साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट आपको ज्ञान देंगे। तो अब हमारे पास
दो प्रोग्राम है, ओरिजिनल प्रोग्राम और न्यू प्रोग्राम। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों से कितनी सेंसिटिविटी बढ़ी है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप प्रेसिडेंट चेक करना चाहते हैं कि अगर हम नए प्रोग्राम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं उससे सेंसिटिविटी कुछ इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डेटा से लिया गया है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं है, लिमिटेड डाटा अवेलेबल है और दोनों का सैंपल जो है वो टेबल में दिया हुआ है। कितने मैनेजर्स को हमने ऑब्जर्व किया? 12 मैनेजर्स को और 15 जो है इनफॉर्मल मैनेजर्स। तो फॉर्मल क्लासरूम जो है वो न्यू प्रोग्राम है और इनफॉर्मल जो है वो ओरिजिनल प्रोग्राम है। तो न्यू प्रोग्राम को हम μ1 मान लेते हैं और इसको μ2 मान लेते हैं। और कितनी सेंसिटिविटी बढ़ी है? जब आपने न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया तो सेंसिटिविटी 92% आई है, मीन सेंसिटिविटी 92% आई है। ओरिजिनल प्रोग्राम में 84 थी, तो इट मीन्स 84 से 92% आ गई है जब आपने कुछ एक्सपेंडिचर लगा करके फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग जब उनको दी। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 15% और 19% न्यू प्रोग्राम का और ओरिजिनल प्रोग्राम का। नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 12 और 15 है, लेस देन 30 है, तो आपको टी टेस्ट लगाना पड़ेगा और ये 1 टेल टेस्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास दो पॉपुलेशन है, एक ओरिजिनल प्रोग्राम है और एक आपका न्यू प्रोग्राम है। इसकी जो सेंसिटिविटी आई है वो ओरिजिनल प्रोग्राम की 84% थी, इसकी जो सेंसिटिविटी आई है मीन वो 92 आई है। अब हमने ये बताना है कि क्या इनके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, या ये दोनों बराबर है। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि ये दोनों बराबर है। न्यू प्रोग्राम को हमने μ1 माना था और इसको हमने μ2 माना है, ये दोनों बराबर हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि न्यू प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा अच्छा है ओल्ड प्रोग्राम से, कि न्यू प्रोग्राम के आने से सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से अब हमने इसको सॉल्व करना है और देखना है क्या होगा। द कंपनी विशेस टू टेस्ट वेदर द सेंसिटिविटी अचीव्ड बाय द न्यू प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द ओल्डर प्रोग्राम। तो हम खुद ही ये टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों बराबर हैं, और अल्टरनेटिव क्या मान के चलेंगे कि न्यू प्रोग्राम इज हैविंग रिजल्टिंग इन ग्रेटर सेंसिटिविटी। तो ये सबसे पहले हमने बना दिया। फर्स्ट टास्क हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर बनाएंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन निकालेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन जो है जिसके ऊपर हैट लगा होता है, ये ऊपर हैट लगी हुई है, इसको हम एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये पहली पॉपुलेशन और ये दूसरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, बट यहाँ हम सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको यूज़ करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है, इसको आप ध्यान से सुनना कि प्रॉब्लम क्या आ रही। अब यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, पहले के जो प्रोसीजर में अगर आपको याद करवाऊँ तो पहले हम क्या करते थे, जो आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम जो हमारा S1 था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था, उसी को हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते थे। तो हम क्या करते थे, अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो पॉपुलेशन का वेरिएंस तो हमें पता नहीं है, तो सैंपल का जो वेरिएंस है उसी को ही हम क्या मान लेंगे, पॉपुलेशन का वेरिएंस मान लेंगे। इसका मतलब जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जो सैंपल का स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है उसी को ही पॉपुलेशन का वेरिएंस मान लेते हैं, और दूसरे सैंपल का जो वेरिएंस है वो दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस बन जाएगा, ये हमें पता है। अब ये जो स्मॉल सैंपल साइज आपके पास जब होता है, आप ध्यान से सुनना, स्मॉल सैंपल साइज में ये जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं, सैंपल के वेरिएंस को पॉपुलेशन का वेरिएंस मानना
ये प्रोसीजर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सैंपल साइज छोटा है, इसलिए हम सैंपल के वेरिएंस को पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं मान सकते। क्योंकि जब सैंपल साइज 30 से कम होता है तब आपका जो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो आएगा वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर नहीं होगा, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए स्मॉल सैंपल साइज में आप पॉपुलेशन के वेरिएंस को सैंपल के वेरिएंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। इस तरह से आप ये कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, यहां पे हमें एक अजम्पशन लेनी होगी। एक अजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो इक्वल है, दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंस हैं वो इक्वल है। क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि उनका मीन भी इक्वल है, उनका जो डिफरेंस आया है वो भी इक्वल है और वेरिएंस भी इक्वल है। ये अजम्पशन हमें लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम आगे नहीं चल सकते। क्या बताया मैंने, स्मॉल सैंपल साइज के अंदर आप जो पॉपुलेशन का वेरिएंस को एस स्क्वायर मतलब सैंपल के वेरिएंस से नहीं बदल सकते, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे, एक अजम्पशन लेके चलेंगे। वो अजम्पशन क्या होगी कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो इक्वल है। दो पॉपुलेशन हमने ली हैं, दोनों के वेरिएंसेस हैं वो इक्वल है। अब जब देखो, जब दोनों के वेरिएंस ही इक्वल है तो हम कॉमन वेरिएंस कैसे निकालें? फिर हमें एक कॉमन वेरिएंस चाहिए यहाँ, क्योंकि अब ये दोनों वेरिएंस ही इक्वल आ गए तो हम क्या करें? फिर इस केस में हम क्या करेंगे, एक कॉमन वेरिएंस निकाल लेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ एक कॉमन वेरिएंस निकालना है। यही कह रहा है कि पहले के एग्जाम्पल में जब सैंपल साइज ज़्यादा था, 30 से ज़्यादा था, तो हमने सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर लिया था और सैंपल का जो वेरिएंस है उसको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया था। तो ये हमने इसको हमने इस तरह से मान लिया था। बट अब हम ये इस तरह से नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, दिस प्रोसीजर इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये मानना मानने वाला बात अप्रोप्रिएट नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल है। दो पॉपुलेशन के जो दो वेरिएंसेस आए हैं वो इक्वल है, मतलब ये बात, पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस और दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस। अब हम कॉमन वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी एस्टिमेट द कॉमन वेरिएंस? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास है ही नहीं, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये तो हमारे पास है ही नहीं। और सैंपल का स्टैंडर्ड जो वेरिएंस है, सैंपल का जो वेरिएंस है उसको हम यूज नहीं कर सकते पॉपुलेशन के वेरिएंस को निकालने के लिए। तो हम क्या करें, कॉमन वेरिएंस निकाल लेते हैं। कॉमन वेरिएंस ये। अब बात ये आती है कि मैं कॉमन वेरिएंस निकालने के लिए सैंपल 1 का वेरिएंस यूज करूं या सैंपल 2 का वेरिएंस यूज करूं। अगर मैं इसको यूज कर लूं या इसको यूज कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही सेम रिजल्ट आएंगे, कोई खास बात नहीं है। बट अगर मैं मान लो पहले सैंपल का वेरिएंस को यूज कर लूं कॉमन वेरिएंस निकालने के लिए, तो मैंने दूसरे को इग्नोर कर दिया। अगर मैं दूसरा ले लूं सैंपल वेरिएंस कॉमन वेरिएंस निकालने के लिए, तो मैंने पहले वाले को इग्नोर कर दिया। सो जब भी मैं एक सैंपल लूंगा तो मैं वेरिएंस तो निकाल सकता हूं। इफ वी यूज इधर एस स्क्वायर 1 और एस स्क्वायर 2, पहले सैंपल का वेरिएंस और दूसरे सैंपल का वेरिएंस अगर मैं यूज करूं, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, तो मुझे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर तो मिल जाएगा, ये जो कॉमन वेरिएंस है ये तो मिल जाएगा। बट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल थी उसको यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने एक सैंपल को इग्नोर कर दिया। क्या किया मैंने, कॉमन वेरिएंस निकालने के लिए मेरे पास दो वेरिएंस है कि पहले का सैंपल का वेरिएंस या दूसरे सैंपल का वेरिएंस। इसको यूज कर लूँ चाहे इसको यूज कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बराबर ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैंने इसको छोड़ दिया, और अगर मैं दूसरे को लेता हूँ तो मैंने पहले को छोड़ दिया।
तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एक पूल्ड वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज लेके चलेंगे, सैंपल 1 वेरिएंस और सैंपल 2 वेरिएंस का वेटेड एवरेज ले लेंगे, और जो वेट क्या होंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर एक सैंपल के अंदर जो जितने भी आपका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लेके चलेंगे, और ये जो वेटेड एवरेज हम निकालेंगे इसको हम बोलेंगे पूल्ड एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस। तो मुझे अब जो कॉमन वेरिएंस निकालना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज मेथड लगाऊंगा मैं। वेटेड एवरेज निकालते थे ना पहले हम, मीन मीडियन मोड के अंदर वेटेड एवरेज निकलती है मीन की। तो मैं पहले वेरिएंस की और दूसरे वेरिएंस की वेटेड एवरेज निकाल करके ये पूल्ड वेरिएंस निकालूंगा। तो ये पूल्ड एस्टिमेट कैसे निकलेगा, इसको मैं बोलूँगा एस स्क्वायर पी, क्योंकि ये सैंपल के हिसाब से मैंने पी वर्ड जो मैंने यूज़ किया है, ये पी क्या है, पूल्ड वेरिएंस। तो एस स्क्वायर जो है वेरिएंस हो गया, पी का मतलब पूल्ड। तो ये निकलेगा कैसे, बहुत ही सिंपल है। मैं जो मेरा पहला वेरिएंस है, सैंपल का पहला वेरिएंस है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ सैंपल आइटम -1, प्लस करूंगा दूसरा सैंपल वेरिएंस, नंबर ऑफ आइटम्स दूसरे सैंपल में से -1 डिवाइड बाय n1 + n2 -2। पहले सैंपल दूसरा सैंपल -2, ये आप याद रखेंगे पूल्ड वेरिएंस निकालने के लिए। तो पूल्ड वेरिएंस निकालने के लिए मेरे पास या तो मैं पहला सैंपल ले लूँ या मैं दूसरा सैंपल ले लूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को ही लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, n-1 यहाँ कर दिया, n-1 यहाँ कर दिया, और n1 + n2 -2 कर दिया। दोबारा देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या होता है, जब सैंपल साइज आपका छोटा होता है, सैंपल साइज आपका जब <30 होता है, तो आप सैंपल की जगह सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मान सकते। इसी तरह जो पहले सैंपल का वेरिएंस है उसको आप पहले पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं मान सकते, और दूसरे सैंपल का वेरिएंस नहीं मान सकते, ये आप नहीं मान सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कॉमन वेरिएंस निकालना पड़ेगा, कॉमन वेरिएंस ये वाला। अब यहाँ पे मैं S1 लूँ या S2 लूँ, कौन सा लूँ, तो मैं दोनों को लेके चलूँगा और इनको मैं वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली लेके चलूँगा। n1 + n2 -2, इधर मैंने नंबर ऑफ सैंपल -1 करके पहला वेरिएंस ले लिया सैंपल का, और इधर मैंने n2 -1 करके दूसरे सैंपल का वेरिएंस ले लिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैंने क्या बोला, पूल्ड वेरिएंस S स्क्वायर P। क्लियर। अब नाउ वी हैव टू यूज सैंपल वेरिएंसेस टू एस्टिमेट द अननोन, दिस वन, द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलेंगे हम। यहाँ पे जो हमारा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो पहले सैंपल का होगा, और n2 -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो सैंपल सेकंड का होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पूल करेंगे जब हम निकालने के लिए कॉमन वेरिएंस, तो हम n1 - n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को नीचे लेके चलेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी हो गई, 12 पहले के अंदर सैंपल था, 15 दूसरे के अंदर था, और -2 क्या हो गया, 25। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 25। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, पहले सैंपल की साइज था 12, दूसरे का था 15, और 2 डिग्री हम घटा देंगे, एक इसमें से एक इसमें से, तो टोटल हो गई 2, तो ये आ गया 25। तो 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे हम एक अपर टेल टेस्ट कर रहे हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 1.708 अपेंडिक्स टेबल 2 के अंदर। अब ये आपका अपेंडिक्स टेबल 2 है। तो हमने कितने डिग्री पे देखना था इसको, 25 पे। अब आपका 0.05 था सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये टी टेस्ट के अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि आपने दोनों तरफ लेके चलना है। तो 0.05 इधर हो गया, 0.05 इधर हो गया, तो 0.10 हो गया। तो 0.10 पे जो हम देखेंगे तो 1.708 आ जाएगा। एक टेबल आपको अगर इस तरह की मिल जाए तो यहाँ आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ आपको ये टेस्ट 1 टेल है या 2 टेल है, इसके बारे में भी देखने को मिलेगा। ऊपर आपको थोड़ा हिंट मिलेगा। अब ये जो हम टेस्ट लगा रहे हैं ये हमारा 1 टेल टेस्ट है।
वन टेल टेस्ट का मतलब हम कम में इंटरेस्टेड नहीं है, हमने ये कहा था कि हमारा जो मेथड है मीन 1 इज ग्रेटर देन 2 1, तो ये हमारा राइट टेल टेस्ट है, हम ज़्यादा में इंटरेस्टेड है। तो हम वन टेल हो गया हमारा, वन टेल के अंदर हमारा सिग्निफिकेंस कितना था 0.05, तो वन टेल टेस्ट के अंदर हम यहाँ सिग्निफिकेंस हमारा यहाँ देख लेंगे, ये रहा। तो वन टेल के अंदर 0.05 रहेगा, तो उसके अंदर जो हमने यहाँ पे देखा तो ये 25 के आगे 1.708 आ गया। तो ये टेबल भी अच्छी है, और इससे पहले वाली ये टेबल जो है इसमें आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, चाहे वो वन टेल टेस्ट हो चाहे वो टू टेल हो। क्लियर? तो जब भी आप टी टेस्ट लगाते हो तो आपको जो टेबल देखनी होती है उसमें जब 0.5 हम देख रहे हैं तो 0.5 यहाँ देखेंगे, 0.5 यहाँ देखेंगे, तो 0.10 हो जाएगा ये। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो आ गई थी 1.708। अब हमें अपना स्टैंडर्ड एरर जो है वो निकालना होगा। नाउ वी विल बी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन हम निकाल रहे हैं। उसका फार्मूला क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन है, और ये कैसे निकलेगा, SP1 N1 N2। अगर आप इसको देखें कि ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपने एक पूल्ड वेरिएंस निकालना है। पूल्ड वेरिएंस कैसे निकलता है, N1 - 1 S²1 N2 - 1 दूसरे का वेरिएंस N1 + N2 - 1। अब ये S² है, ये पूल्ड वेरिएंस है, ये वेरिएंस। अब आपको पता है S²P को अगर मुझे SP बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, SP बनाने के लिए मुझे इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। क्लियर? दोबारा बता देता हूँ क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन निकालने का फार्मूला क्या है, 1 N1 1/N2 और बाहर SP। अब मैंने कहा था कि S²P जो पूल्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं हम सैंपल से, उसका फार्मूला क्या था, N2 - 1 S²2 N1 + N2 - 2। अब ये वेरिएंस है, पूल्ड वेरिएंस है ये। अब आपको पता है कि कोई चीज़ जब आपको ये वेरिएंस है, तो अगर मुझे S निकालना हो, SP निकालना हो, तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो SP क्या हो जाएगा, इस सारे का अंडर रूट, है ना। तो अब ये फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, SP अलग निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो SP कैसे निकलेगा, अंडर रूट N1 - 1 पहले का वेरिएंस, N2 - 1 दूसरे का वेरिएंस, और N1 + N2 - 2, और फिर इसकी गुणा हो जाएगी इससे। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है इस केस में। तो ये हमारा पूल्ड वेरिएंस था सैंपल के बेस पे, ये हमने निकाल लिया सारा। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पूल्ड वेरिएंस। अब मुझे इस पूल्ड वेरिएंस को SP बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इसको अंडर रूट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, SP आ गया। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर पूल्ड आ गया। तो ये आ गया मेरा 17.354। अब मुझे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन निकालना है। तो SP मैंने निकाल लिया था, वो कितना आया था, 17.354। देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन का फार्मूला क्या निकल करके आया, ये आया, ये मैंने निकाल लिया। और अंडर रूट 1 N1 + N2 कर दूं, तो एक मेरा था 12 और एक था 15, इसको मैं सोल्व कर लूँगा। तो ये मेरा आ गया 6.721, कि मेरा जो सैंपल डेटा मैंने लिया है उसमें कितने स्टैंडर्ड एरर तक वो मेरी वैल्यू निकल करके आ रही है, 6.721। इसको मुझे कंपेयर करना है ग्राफ के ऊपर।
तो यहाँ तक मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन निकाल लिया था, जो मेरा निकल करके आया 6.721। अब मुझे आगे टी वैल्यू निकालनी है। टी वैल्यू कैसे निकलेगी? टी वैल्यू का फार्मूला है कि सैंपल के जो मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है उसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। ये आपकी 0 है क्योंकि ये हमने हाइपोथेसिस मान के चले थे। ये हमने देखना है 92 माइनस 84, ये आपका 0 हो जाएगा। ये हमने अभी निकाला था 6.721, ये आ गया 1.19। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, जेड की टी की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको आगे ग्राफ के ऊपर दिखाना है कि ये विद इन एक्सेप्टेड एरिया आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं तो हम टी को ही देखेंगे। तो हमने देखा कि हमने कहाँ तक अलाउ करना था, 1.708 जो है मेरी क्रिटिकल वैल्यू थी, 1.708, और मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 1.19। तो ये विद इन एक्सेप्टेड एरिया आ रही है। तो आई विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन पैरामीटर, दोनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, जब भी आपके पास, दोबारा मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपका सैंपल साइज छोटा होता है, लेस देन 30 होता है, तो आप ये जो आप फार्मूला लगाते हो, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो आप नहीं लगा सकते। फार्मूला क्या था कि आपने ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन जो निकालना होता है, इसको लगाने के लिए हमने ये फार्मूला लगाना होता है। ये आप नहीं लगा सकते। ऊपर हम सैंपल के अंदर इनको सैंपल की जगह पुट नहीं कर सकते कि जो सैंपल का वेरिएंस है उसको हम यहाँ रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जगह एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा सैंपल का जो वेरिएंस होगा वो लेना पड़ेगा, पूल लेना पड़ेगा हमें, और नीचे n1 प्लस n2 जो है इसको हम अलग से ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। तो ये नीचे वाले जो दोनों हैं ये तो यहाँ आ गए, और ऊपर वाले के लिए हमने क्या कर दिया, एक वो ले लिया। तो अब ये S² जो है पूल्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये n1 माइनस 1 पहले का वेरिएंस, n2 माइनस 1 दूसरे सैंपल का वेरिएंस, और n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसका अगर अंडर रूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, SP, और इधर से n1 प्लस n2। तो ये क्या निकल करके आया, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन, ये जो था। तो यही फार्मूला था जिसको देख करके हमने इसको सॉल्व करना है। फिर आगे जब आपका पूल आ जाएगा फिर आपने टी टेबल का यूज़ करना है। टी कैसे निकलता है, पहले सैंपल का जो मीन है उनका डिफरेंस, और पॉपुलेशन का जो मीन है उसका डिफरेंस, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन। ये आपका 92 माइनस 84 आया था, ये आपका 0 है, और ये 6.721 आया था, तो ये 1.19 आ गया। इसको हमने कंपेयर किया अपने टेबल के अंदर, वो हमने देखी थी 1.708 था, ये हमारा 1.19 है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे एक्सेप्टेड रीजन के अंदर आ रहा है। अब हम बात करेंगे टेस्टिंग द डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स विद डिपेंडेंट सैंपल। सैंपल हमारा एक ही होगा, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल। एक ही सैंपल के अंदर हमने 2 बार स्टडी करनी है। जैसे कि एक सेंटर है, एक सेंटर के अंदर वेट लॉस करवाते हैं एक सेंटर के अंदर, तो हमने 20 लोग लिए, पहले उनका वेट चेक किया, फिर हमने उन्हीं 20 लोगों को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करवाई, फिर हमने उनका वेट चेक किया। तो हमारे पास 2 डाटा हैं, पहले वेट और बाद में वेट, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल। वैसे तो ये 2 सैंपल हो गए, पहले और बाद में, पर ये डिपेंडेंट सैंपल क्यों है, क्योंकि सेम सैंपल को हमने 2 बार देखा है। एक हेल्थ स्पा है जो ये एडवर्टीजमेंट करता है कि वेट रिड्यूसिंग प्रोग्राम जो है वो ये चला रहा है, और उसने क्लेम किया है उस स्पा ने कि पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने 17 पाउंड से ज़्यादा लॉस किया है, वज़न जो कम किया है वो 17 पाउंड से ज़्यादा कम किया है, एवरेजली इतना वेट कम किया उन्होंने। एक ओवरवेट आदमी है, वो इंटरेस्टेड है प्रोग्राम के अंदर कि मैं ज्वाइन करूंगा, बट उसको थोड़ा शक हो रहा है
तो उसने कहा कि मुझे आप थोड़ा चेक करके बताओ। तो सपा ने कहा कि आप रैंडमली 10 लोगों को ले लीजिए, 10 पार्टिसिपेंट को आप चेक कर लीजिए और उनके वेट देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम, फिर आप डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सैंपल हैं, पर सैंपल है एक ही, बिफोर सैंपल और एक आफ्टर सैंपल। पहले वज़न उनका और फिर बाद में वज़न उसी ग्रुप का 10 लोगों का, जो 10 लोग हैं उनका ज्वाइन करने से पहले का वज़न और एक बाद का वज़न। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्योंकि 10 लोग हमने 2 बार चूज़ किए हैं। तो ये उनका वज़न दिखा रहा है, पहले उनका वज़न इतना इतना था पाउंड के अंदर, फिर इतना इतना हो गया। तो अब हमने बताना है कि क्या ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो जो कह रहा है कि एवरेज वेट जो है वो 17 पाउंड से ज़्यादा लूज़ किया है, तो क्या 17 पाउंड से ज़्यादा हमारा सैंपल का वज़न घटा हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो लोगों का, उनका जो वज़न है वो पहले का जो वज़न है और बाद में जो वज़न है उनका जो एवरेज वज़न है, पहले का एवरेज वज़न और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद का एवरेज वज़न जो 17 पाउंड तक ही उन्होंने घटाया है। एवरेज वेट लॉस इज ओनली 17 पाउंड। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव ये है कि ज्वाइन करने के बाद और ज्वाइन करने से पहले उन्होंने 17 से ज़्यादा पाउंड का वज़न लॉस किया है और 5% के इसको चेक करना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंपनी कह रही थी कि सिर्फ 17 पाउंड तक उन्होंने कम किया है, बट मैं इस प्रोग्राम को तभी ज्वाइन करूंगा जब 17 पाउंड से ज़्यादा आपने वज़न कम करवाया हो। तो जो मेरा जिम करने के बाद जो मेरा सैंपल आ रहा है या जो मेरी पॉपुलेशन है, जिम करने के बाद जो है उनका जो वज़न है, उसमें से अगर जिम करने के पहले वाला वज़न घटा दूं तो वो 17 पाउंड से ज़्यादा आएगा। या फिर ये जो U1 है ये है ओल्ड वेट और ये है न्यू वेट, कि जिम ज्वाइन करने से पहले मान लो उनका वेट था 700 kg, अब उनका वेट आ गया 80 kg, इसका मतलब वो 17 से ज़्यादा है। तो 2 हाइपोथेसिस बनती है। पहली हाइपोथेसिस कहती है कि जिम ज्वाइन करने के बाद और जिम ज्वाइन करने से पहले जो है 17 किलो वेट कम हुआ है, और दूसरा कह रहा है कि जिम ज्वाइन करने के बाद और जिम ज्वाइन करने से पहले अगर वज़न हम घटा दें तो वो ज़्यादा आता है 17 kg से। तो ये 1 टेल टेस्ट हो गया, राइट टेल टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इंटरेस्टेड जो है वो बिफोर एंड आफ्टर नहीं है, बल्कि हम तो उनके डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं कि पहले मान लो 120 किलो था और अब 80 kg आ गया, तो हम दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो डिफरेंस बताओ कितना है। डिफरेंस अगर 17 से ज़्यादा आता है तो फिर हमारी बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे हम नाउ वी आर हैविंग नॉट 2 सैंपल्स ऑफ बिफोर एंड आफ्टर वेट, बल्कि एक ही सैंपल है वेट लॉस का। तो हमें बिफोर और आफ्टर वाला सैंपल नहीं लेना, हमें तो सिर्फ वेट लॉस का सैंपल लेना है, उसी को ही हम स्टडी करेंगे बस। तो इसमें ये खास बात है। तो अगर पॉपुलेशन जो वेट लॉस का जो हमारा सारा क्राइटेरिया है उसका एक मीन होगा, जो वेट लॉस किया है उसका अगर मैं एक मीन निकाल लूँ तो हमें अपनी हाइपोथेसिस को दोबारा लिखना पड़ेगा। वो हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस इज दैट द वेट लॉस इज 17 kg, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट वेट लॉस इज 70 kg मोर। तो मैंने क्या किया, बिफोर और आफ्टर जो वेट था उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, बल्कि इनका डिफरेंस ले लिया कि जिम ज्वाइन करने के बाद माइनस जिम ज्वाइन करने से पहले जो वेट आया है उसको मैंने डिफरेंस ले लिया, वो मैंने ले लिया 17। अब मेरा μ1 क्या बन गया? डिफरेंस इन द वेट। इसका भी एक मीन होगा, बट क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मीन वेट जो है वो 17 kg से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, इसलिए ये एक राइट टेल टेस्ट होगा, अपर टेल टेस्ट होगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे शो करूँगा मैं, लेफ्ट वाले में मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ राइट में देखूँगा। तो ये एरिया तो मेरा 50% हो ही गया, ये मैं 0.05 पे देख रहा हूँ, तो ये एरिया 45 हो गया, ये 5% हो गया। ये आ गया ना, देखो ये 5% एरिया हो गया, ये 45 हो गया, और ये इधर वाला एरिया तो सारा 50% रहता ही है। तो अब मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करूँगा, क्योंकि सैम्पल साइज सिर्फ मेरा 10 है। तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 10 - 1 9। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर मैं सिंगल
एरिया इन बोथ द टेल देखूंगा, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे हमेशा ही दोनों तरफ देखना होता है। तो ये 0.05 था, इधर भी 0.05 ही होगा, तो 0.10 हो जाएगा दोनों एरिया में। तो ये मेरा ये आ गया। अगर इसी को ही मैं इस टेबल में देख लूँ, दूसरी टेबल भी अगर आपको कहीं मिल जाए, तो मैं वन टेल के अंदर 0.05 के अंदर, ये रही मेरी 0.05, इसमें मैं 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देख लूँगा, तो ये मेरा 1.833 आएगा। इसका मतलब मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, बिफोर वेट का मैंने डाटा ले लिया यहाँ, फिर मैंने यहाँ आफ्टर वेट का डाटा ले लिया जिम ज्वाइन करने के बाद, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने निकाल लिया कि पहले उसका 189 था, उसमें से मैंने ये माइनस कर दिया 170, तो ये मेरा आ गया 19। इसी तरह मैं सभी का निकाल लूँगा। सभी ने कुछ ना कुछ वजन लूज़ किया है, सभी ने कुछ ना कुछ वजन लूज़ किया है, वेट लूज़ किया है। अब मेरे पास ये मीन आ गया 197 सिग्मा एक्स आ गया। मीन कैसे निकलेगा, 197 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 19.7। अब आपने क्या अजम्पशन ली थी, इसको एक बार देख लें। आपने अजम्पशन ली थी कि 17 kg तक लूज करते हो, और ये सैंपल क्या कह रहा है कि 19.7 kg तक लूज किया है। क्या मैं इसको मानूं या ना मानूं? तो मैंने जो 17 kg अजम्पशन मान के चली है, इसमें मुझे कुछ एक स्टैंडर्ड डेविएशन तक अलाउ करना पड़ेगा। वो मैंने देख लिया था कि कितना अलाउ करूंगा मैं, वो 1.833 आपने स्टैंडर्ड डेविएशन अलाउ कर दिया था जो मेरा आया था। अब मैंने अपनी इसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको डील करना है। अब यहाँ मुझे मीन आ गया, तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकता हूँ, जिसको हम एस बोल रहे हैं। तो एस का ये मैंने फार्मूला लगा दिया, आप कोई भी एस का फार्मूला लगा सकते हो। मैंने क्या किया, इस एस का स्क्वायर कर लिया, लॉस का स्क्वायर कर दिया, ये 4050 आया 55, और ये फार्मूला यूज़ करते हुए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, वो आया 4.40। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि मेरे सैंपल कह रहा है कि कितना वेट लूज किया मेरे सैंपल ने, 19.7, और एस कितना आ गया 4.40। ये मेरा सैंपल कह रहा है। मेरी अजम्पशन क्या थी कि वेट कितना लूज किया, 17 kg। अब इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर निकाल लें, क्योंकि हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इसी को ही मान सकते हैं, 4.40 बन जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट सैंपल है, तो यही सेम फार्मूला रह जाएगा। एक ही सैंपल मान लेंगे हम इसको, 440 डिवाइड बाई 110, तो ये आ गया 1.39। आपने कहाँ तक अलाउ करना था, अब आप टी को लगाओगे। टी लगाने के लिए मैंने बताया था मीन माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। आपका सैंपल की वैल्यू है 19.7, आपने कितनी कही 17, और स्टैंडर्ड एरर के बेस पे वो कितनी दूर है उसको डिवाइड कर दिया हमने स्टैंडर्ड एरर से, तो 1.94 आपकी टी वैल्यू आ गई है। मतलब कि आपका जो सैंपल की जो वैल्यू है वो कितनी दूर है, मीन से कितनी दूर है, 1.94, ये मान लो यहाँ आ गई। और आपने कितनी अलाउ करने की कही थी, यहाँ पे आएगी 1.94। आपने कितना कहा था, ये तो नेगेटिव का है, ये प्लस का है। आपने कहा था कि मैं अलाउ करूँगी 1.833, तो ये तो उससे भी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए आप इसको रिजेक्ट कर दोगे कि मेरे सैंपल की जो वो जो कह रहा है कि 17 kg लॉस किया है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, बल्कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है, तो हम उसको फिर मान लेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये रहा 1.94, हमने कहा था कि 1.833। इसका मतलब 17 kg से ज़्यादा लॉस हो रहा है पेशेंट का, जो कस्टमर आ रहे हैं, तो अब वो प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेगा। तो ये हमने देखा डिपेंडेंट सैंपल को कैसे हमने देखना है, जब आपके पास एक ही सैंपल को आपने 2 बार यूज़ कर रखा हो। अब हम बात करेंगे दो सैंपल के अंदर प्रोपोर्शन का डिफरेंस अगर निकालना हो उसको कैसे डील करना है। अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि सारे बेसिक आपको क्लियर हो गए हैं। सपोज करो कि आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि क्या बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नई दिल्ली में इसकी बजाय कि चेन्नई में।
चेन्नई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या दिल्ली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आप देखना चाह रहे हो। और आप ये देखना चाह रहे हो कि वुमेन ज़्यादा स्पोर्ट्स कार यूज़ करती हैं या मैन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आप प्रपोर्शन देखना चाहते हो। प्रपोर्शन का मतलब होता है सिंपल परसेंटेज, 100 के मुकाबले कितना आप चल रहे हैं। मान लो 70 लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, मैन 70 हैं और वुमेन 70 हैं 100 में, तो ये आ गया 70 और 30 आपका प्रपोर्शन आ गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि दो ग्रुप हम लेके चलेंगे, उनके प्रपोर्शन निकालेंगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हम दोनों ग्रुप में सैंपल लेंगे, नई दिल्ली और चेन्नई के, या वुमेन और मैन जो स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं। फिर देखेंगे कि सैंपल प्रपोर्शन जो है इनके अंदर जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। टू टेल टेस्ट देख रहे हैं। पहले क्या कह रहा है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने 2 नए कंपाउंड बनाए हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाती है एक कंपनी, उसने 2 नए कंपाउंड बनाए हैं, 2 ड्रग बनाई हैं जो बीपी कम करती हैं। तो दोनों के दोनों कंपाउंड जो हैं 2 अलग अलग लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए गए, चूहों के ऊपर या किसी के ऊपर भी उनको टेस्ट किया गया है 2 अलग अलग लेबोरेटरी के अंदर। तो पहला जो सैंपल था उसमें 100 एनिमल थे, उसमें से 71 ने पहली जो ड्रग थी उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। दूसरा जो सैंपल था आपका वो 90 का था, उसमें से 58 जो एनिमल थे उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। तो हमें यहाँ से रेशो मिल जाएगा। कंपनी जो है 0.05% लेवल पे उसको टेस्ट करना चाहती है कि क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। आप बताइए कैसे करेंगे। बहुत इजी है। ये सारे मैंने ले लिए। ये पहला जो पॉपुलेशन है, पहला जो मेरा सैंपल है ड्रग है, उसका प्रोपोर्शन आ गया सक्सेस का P1, ऊपर बार आ गया मेरा, तो ये सैंपल प्रोपोर्शन आ गया। दूसरा 29, क्योंकि 100 जानवर मैंने लिए थे, उसमें से 71 ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था, तो ये मेरा आ गया P1, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और ये आ गया Q1, ये आ गया 29। N था आपका 100, दूसरी बार N था मेरा 90, और 90 में से 58 ने जो है अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो ये मेरा P2 जो है वो आ गया 64.4, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द ड्रग 2, ये आ गया Q2। अब नल हाइपोथेसिस क्या मानूंगा कि P1 इज इक्वल टू P2, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 ड्रग, पहले का प्रोपोर्शन और दूसरे का प्रोपोर्शन बराबर है। दिस इज द P1 एंड P2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, दोनों का प्रोपोर्शन बराबर नहीं है। अब हुआ क्या है, अगर आप देखो तो मैंने ये कहा था कि 2 जो आपने ड्रग ली हैं इसके अंदर जो प्रोपोर्शन आएगा सक्सेस का वो बराबर आना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ। आया कितना है प्रोपोर्शन, पहली का प्रोपोर्शन सक्सेस का आया 71% और दूसरी का आया 64.4%। आपने कहा था कि सर बराबर आएगा, अब ये आया है, तो क्या इनके अंदर डिफरेंस तो है, बट यहाँ मुझे जो मैंने कहा था बराबर आएगा, इसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। तो 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप 74.5% एरिया में देखोगे तो 1.96 स्टैंडर्ड एरर तक आपको अलाउ करना पड़ेगा कि मैं 2 लगभग स्टैंडर्ड एरर तक आगे पीछे जा सकती हूँ। अब हमने देखना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बहुत ही ईजी है। तो ये 2 टेल टेस्ट है, क्योंकि हमें कम या ज़्यादा का पता नहीं है, कि डिफरेंस जानना चाहते हैं कि कम है या ज़्यादा है। तो वही हमने देखा कि ये 2.5 इधर आ गया, 2.5 इधर आ गया, दोनों तरफ रिजेक्शन एरिया आ गई, ये 0.47 आ गया। इसको जब टेबल 1 में देखा तो क्रिटिकल वैल्यू 1.96 आ गई है। ये क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से आप देख लोगे 0.05 और 0.475 जो है आपका ये रहा। तो ये यहाँ से आपका इस तरह से ये 1.96 क्रिटिकल वैल्यू। सबसे पहले हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती है। अब हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम डिफरेंस जो हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शन। तो अब हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। पहले हम कहते थे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन। तो हमें स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है प्रोपोर्शन का वो याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन कैसे निकलता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे निकलता है, ये होता है फार्मूला। ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन है। दोबारा देखो, मैं आपको याद करवाता हूँ, आप भूल गए। अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ये। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन। नीचे मैंने पी बार लगा दिया, तो इसका फार्मूला होता है √PQ डिवाइड बाई n। अब हमने डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन निकालते थे, तो यहाँ हम ये कर देते थे ना। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, P1 माइनस P2 करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। और ये कैसे निकलेगा, P1 Q1 P2 Q2 N1 N2। क्लियर। अब हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन निकालना होगा। फार्मूला जो है सेम फार्मूला हम लगा देंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन निकालने के लिए जो फार्मूला हम लगाते थे वही हम यहाँ पे लगाएंगे। ये रहा P1 Q1 P2 Q1 N1 N2। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन जो हम लगाया था वही सेम हम यहाँ लगा रहे हैं। ये आपको याद है, ये क्या है, ये सारा क्या है आपको पता है। ये जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन जब हमने निकाला था, तो ये फार्मूला हमने लगाया था। पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस, दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस N1 और N2। इसी तरह अब हम जब प्रोपोर्शन का निकालेंगे तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। P1 माइनस 2, ये x1 की जगह P1 आ गया, और इधर अंडर रूट में हमने ये जो Q1 है इसकी जगह P और Q ले लिया। P1 Q1 N1 P2 Q2 N2। ये क्या है, सक्सेस और फेलियर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन पैरामीटर पता नहीं है, ये P1 और P2 Q1 और Q2 पता नहीं है, इसलिए हम सैंपल वाले जो P1 P2 है Q1 Q2 को यूज़ करेंगे। अगर आप फार्मूला देखो तो फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन का फार्मूला क्या है, P1 Q1 N1 P2 Q2 N2। अब ये पॉपुलेशन का है, हमें पॉपुलेशन का तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सैंपल का जो हमारे पास प्रोपोर्शन आया है ये वाला P1 Q1 P2 Q2, इनको यूज़ करेंगे हम। अब इनको यूज़ करने के लिए हम कैसे चलेंगे, ये फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो हमने ओरिजिनल फार्मूले के अंदर क्या किया था, P1 Q1 लिया था, बट जब हमारे पास पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं सैंपल का। तो यहाँ हमने ऊपर जो है बार लगा दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सैंपल के प्रोपोर्शन के बेस पे पॉपुलेशन का मान के चल रहे हैं। सैंपल का जो प्रोपोर्शन है P1 और Q1 P2 और Q2, इनको हम पुट कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन को निकालने के लिए। अब थोड़ा सा आप सोचिए, जब हम ये कह रहे हैं कि हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, हमने शुरू में यही अजम्पशन ली थी ना कि P1 और P2 में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें, जैसे हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था, कंबाइंड वेरिएंस निकाला था ना, हमने पूल्ड वेरिएंस निकाला था, वैसे ही हम इसके अंदर भी कंबाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ सैंपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हमने बराबर मान लिया था। हमने हाइपोथेसिस क्या ली थी, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो हम ओवरऑल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। हमारे पास P1 और P2 जो है ये अलग अलग है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि P1 और P2 बराबर हैं।
तो अब जब बराबर ही हैं तो हम कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, एक ओवरऑल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस निकाल लेंगे। ओवरऑल प्रोपोर्शन निकालेंगे हम पी, खाली जिसको हम बोलेंगे पी। तो ये क्या होगा, कंबाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन बोथ द सैंपल। ये जो ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होगा ना, ये क्या होगा, कंबाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द बोथ द सैंपल। ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल 1 प्लस नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल 2 डिवाइड बाय टोटल साइज ऑफ बोथ द सैंपल। तो अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल 1 अगर हम देखें तो ये क्या है, ये ओवरऑल सक्सेस है, ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। तो ये सिग्मा पी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल 1, तो n1 को p1 से गुणा कर दो और n2 को p2 से कर दो। ये क्या है, सैंपल की सक्सेस है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन की तो है ही नहीं, और नंबर ऑफ टोटल सक्सेस आ जाएगी। तो ये 100 का सैंपल था, 71 सक्सेस आ रही है। दूसरा सैंपल 90 का था, उसकी सक्सेस 644 आ रही है, और डिवाइड बाय 190 कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल सक्सेस आ जाएगी 0.76789। ये क्या है, ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस आ गई है हमारे पास दोनों सैंपल्स की। तो ओवरऑल जब P आ गया है मेरे पास 6789, तो ओवरऑल मेरे पास फेलियर भी आ जाएगा, क्यों, 0.311। अगर 1 में से मैं ये घटा दूंगा तो ये मेरी फेलियर आ गया। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन जो था, ये जो हमारा फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला था, हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या है, P1 Q1 P2 Q2 N1 प्लस N2, इस सारे का अंडर रूट। अब चक्कर ये है कि मैं क्या मान के चला हूं कि पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 बराबर हैं। तो यहाँ मेरा सारा कुछ धरा धराया रह गया है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंबाइंड ओवरऑल सक्सेस निकालनी पड़ेगी। कंबाइंड ओवरऑल सक्सेस, कंबाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जिसको हम बोलते हैं, उससे फिर मुझे दोबारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सैंपल के प्रोपोर्शन को तो मैं बराबर मान के चला हूँ। तो मैंने P निकाल लिया 0789 और Q मेरा आ गया एस्टिमेटेड 03211। यहाँ तक मेरा आ गया है। अब मैं जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन निकाल सकता हूँ। वो कैसे आएगा, नाउ वी कैन मॉडिफाई द इक्वेशन यूजिंग द पॉपुलेशन P एंड पॉपुलेशन Q। अब ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ जो मैंने आपको बताया था, इसको निकालने के लिए पहले मैंने क्या फार्मूला लगाया था, ये फार्मूला लगाया था। बट ये फार्मूला मैं यूज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल सक्सेस निकालनी पड़ेगी। वो मैंने निकाल ली 0.6789 और ओवरऑल फेलियर निकाल लिया ये। अब मैं इस फार्मूले को यहाँ रख दूंगा। यहाँ मैंने पहला जो सैंपल का जो सक्सेस था उसको मैंने ओवरऑल सक्सेस के हिसाब से डील कर दिया, और ये क्या हुआ आ गया। तो ये मेरा इस तरह से मैंने रिवाइज करना पड़ेगा मुझे। जब मैं इसको यहाँ 0.6789 ये क्यू हो गया, ये भी की, और ये इसको डिवाइड कर दिया मैंने नंबर ऑफ सैंपल से, तो ये मेरा आ गया 0.6789। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन मेरा इस तरह से निकलेगा। मुझे ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने P1 और P2 को बराबर माना है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, मुझे ये निकालना पड़ेगा। और ओवरऑल P जो है वो मैंने बता दिया आपको कैसे निकाला आपने। ओवरऑल P N1 P1 N2 P2 N1 प्लस N2, यहाँ से P आ जाएगा, और Q क्या होगा 1 माइनस P1। इस तरह से मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन निकाल सकता हूँ 0789। अब मुझे T की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि सैंपल साइज बड़ा है। तो Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, मेरा जो सैंपल का प्रोपोर्शन मैं मान के चला था
और ये जो मैं पॉपुलेशन का प्रपोर्शन मान के चला था 0 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन, ये मेरा कितना आया, ये अगर आपको याद हो तो 71 और 64.4 आया था। ये रहा 71 और 64, और ये मैं 0 मान के चला था, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैंने अभी निकाला है। ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन। ये कैसे निकलेगा, पी क्यू N1 और N2, P के ऊपर हैट लगी हुई है, ये क्या है, ओवरऑल प्रोपोर्शन। तो मैं ओवरऑल प्रोपोर्शन का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो ये मेरा आ गया 0.7973। अब मुझे इसको ग्राफ पे देखना है, तो मैंने जो लिमिट बनाई थी वो 1.96 की बनाई थी, और मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 0.973। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो आपको डील करना पड़ेगा इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमने ये एक्सेप्ट कर ली कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन। अगर हम वन टेल निकालें प्रोपोर्शन के अंदर, वन टेल के अंदर वन टेल टेस्ट जो है वो भी सिमिलर होता है वन टेल ऑफ टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मीन। जो हमने 2 मीन का निकाला था वैसे ही हम 2 प्रोपोर्शन का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। तो आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस बुक पे जाइए, लेविन रूबिन की बुक को पढ़िए, वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। उस बुक को आप खरीदिए, अपनी लाइब्रेरी में रखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 सैंपल टेस्ट हमने किया है। कल हम अनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट में से एक टेस्ट करेंगे, वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि वो फार्मूले कहाँ से आए। आप इन वीडियोस को दोबारा सुनिए, साथ में नोट्स बनाइए, बुक को खरीदिए, बुक्स में से नोट्स बनाइए, ताकि नेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत सहायता मिले, आप इसको कर पाओ। थैंक यू सो मच। जो भी आपकी क्वेरी है